डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने कुछ एडवांस्ड लेवल की चीज़ें सीखी और फ़र्क देखा जेरेंड और इन्फिनेटिव का। आज हम इस वक्त रिलेटिव क्लॉजेस की बात करेंगे। आपने जब क्लॉजेस की थी जॉइन करने के लिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, इसी तरह की एक क्लॉज है जो बेसिकली तो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है। उसको कहते हैं relative clause. What is a relative clause? A relative clause tells us something about a noun. किसी noun के बारे में बताती है। अब वो noun जो है वो क्या होता है? Name of a person, place और thing. तो वो noun कोई शख्स, कोई चीज़ या कोई जगह हो सकती है। Relative clause हमेशा relative pronoun के साथ स्टार्ट की जाती है। पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है वो हु है। हु के साथ क्लॉज स्टार्ट की जाएगी। चीजों के लिए विच और दैट, विच और दैट थिंग्स के लिए, चीजों के लिए लगा के हम आगे क्लॉज स्टार्ट करते हैं। और जगहों के लिए भी हम विच को यूज कर सकते हैं। पोजेशन के लिए, मिल्कियत के लिए हम हुज यूज करते हैं, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो तो whom, WHOM, whom या whose, ये दोनों भी रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर यूज किए जाते हैं। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये रिलेटिव क्लॉज के सब्जेक्ट भी होते हैं। यही रिलेटिव क्लॉज के सब्जेक्ट भी कहलाते हैं। अब जो रिलेटिव क्लॉजेस हैं जनरली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहा जाता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और दूसरी होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होती है और क्या करती है। देखिए ज़रा, एक एग्जाम्पल है, द वुमन हु फाउंड माई वॉलेट हैंडेड इट टू रिसेप्शन। द वुमन who found my wallet handed it to reception. अब वुमन के बारे में एक रिलेटिव क्लॉज यूज की गई और वो क्या थी? who found my wallet. ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उस औरत के बारे में जिसने मेरा पर्स ढूंढ के रिसेप्शन तक पहुंचाया था। सो द वुमन हु फाउंड माई वॉलेट, ये रिलेटिव क्लॉज है। हु जिसका सब्जेक्ट है, फाउंड माई वॉलेट ये उसका प्रेडिकेट है, इसमें वर्ब है फाउंड। द वुमन हु फाउंड माई वॉलेट, सो ये इसेंशियल है। जो इसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। उसको डिफाइनिंग कहा जाता है, उसके बगैर सेंस कंप्लीट नहीं होता जुमले का। जो पूरा जुमला है जो क्या है, द वुमन हु फाउंड माई वॉलेट हैंडेड इट इन टू रिसेप्शन। तो ये देखिए कि जब आपके सामने लिखी हुई है इसमें कोई कॉमा नहीं लगाया गया। तो जब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं तो उससे पहले कोई कॉमा नहीं लगाया जाता। एक और एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट whose dog has run away has gone to look for it. The student, कौन सा स्टूडेंट? whose dog has run away has gone to find it. अब ये भी डिफाइनिंग क्लॉज है, यानी ये इसेंशियल है। इसी से पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट है, राइट? तो ये भी डिफाइनिंग क्लॉज की एग्जांपल है और आपने देखा इसमें भी कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ हुआ। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। ये डे के बारे में, डे नाउन है। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। अगेन दिस इज अ डिफाइनिंग क्लॉज। ये हटा दें तो मीनिंग क्लियर नहीं होता सेंटेंस का। और इससे नेक्स्ट देखिए, दीज आर द इयररिंग्स that my mother gave me. These are the earrings that my mother gave me. अब कौन से earrings हैं? That my mother gave me. Again they are essential.
this clause is essential. Without it you cannot convey the complete idea. तो ऐसी clauses जो essential information देती हैं उनको defining clauses कहा जाता है. दूसरी तरफ नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज हैं, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज को जब हम लिखते हैं तो हम उनसे पहले और उनके बाद में कॉमा लगा देते हैं. और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज नॉन एसेंशियल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हैं विच मे बी लेफ्ट आउट. उसको हम निकाल भी दें तो इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि वो नहीं होती, एसेंशियल नहीं होती, तो इसीलिए उनको नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज कहा जाता है. और जब भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर इंसर्ट की जाती है तो उससे पहले और उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है. लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस. माय फ्रेंड्स बर्थडे व्हिच वाज लास्ट वीकेंड वाज ग्रेट फन. माय फ्रेंड्स बर्थडे, देखिए इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, व्हिच वाज लास्ट फ्राइडे, फिर कॉमा लगा हुआ है और आगे लिखा हुआ है वाज ग्रेट फन. बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त की सालगिरह पे बहुत मजा आया. ये बताएं या ना बताएं डजेंट मैटर, ये बता दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन ठीक है. अगर ना भी बताएं तो सेंस पूरे का पूरा कन्वे होता है कि मेरे दोस्त की सालगिरह पे बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी थी, और उसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी विच इज़ नॉट एसेंशियल. इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग कहा गया, और इसीलिए आपने देखा कि इससे पहले और इसके बाद में कॉमा लगा हुआ है. एक और देखिए, माई यंगर ब्रदर हु आई लव वेरी मच कॉल्स मी एवरी डे. My younger brother, who I love very much, calls me every day. Essential information क्या है? My younger brother calls me every day. और दूसरी additional information है, necessary नहीं है, मीनिंग में सेंटेंस के फर्क नहीं पड़ेगा अगर निकाल दिया जाए. लिहाजा ये भी इससे पहले भी और इसके बाद भी कॉमास लगाए गए हैं. एक और एग्जाम्पल देखिए, द मैन who came for lunch was my uncle. The man who came for lunch was my uncle. इसमें भी who came for lunch man के लिए यूज किया गया है. अगर कह दें the man was my uncle, बताना तो यही चाहता है ना that the man was my uncle. Who came for lunch, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई. Again this is a non-defining clause. Dear students, ये फर्क है डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में. अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और उस एक्सरसाइज में आपने दो सेंटेंसेस आपके सामने होंगे. उन दोनों में से एक जो है वो रिलेटिव क्लॉज बन सकता है, वो आपने बनाना है. तो देखिए कि वो रिलेटिव क्लॉज, समटाइम्स ये होगा कि वो जो क्लॉज है वो आप एंड पे लगाएंगे, और समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज सेंटेंस के बीच में लगाई जाए. वो आपने खुद से डिसाइड करना है कि क्लॉज को लगाना किधर है. यानी लगती तो आपको पता है ना किसी नाउन के बाद है. वो नाउन क्या हो सकता है, फिर रिकॉल कर लीजिए, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. इनमें से कोई एक होगा, उसके बारे में क्लॉज दूसरे सेंटेंस के अंदर वाला हिस्सा बना के आपने उसको लगाना होगा. Let's have a look at the exercise. My sister has 3 children. My sister lives in Australia. My sister has 3 children. My sister lives in Australia. अब ये my sister के बारे में बताया गया है, और my sister पहले वाले सेंटेंस के अंदर इसके अंदर आपने क्लॉज ऐड करनी है. क्या, कैसे हो सकती है? मिसाल है, My sister who lives in Australia has 3 children. My sister who lives in Australia, ये हमने यहाँ पे एक relative clause डाल दी दूसरे वाले हिस्से को एक clause की शक्ल में बना के. My sister who lives in Australia has 3 children. एक और देखिए, She loves books. The books have happy endings. She loves books which have happy endings. The books के बारे में ना, books end पे आया सेंटेंस के, उसके end के ऊपर आपने लगा दिया she loves books. कौन सी books? Which have happy endings. The money is in the kitchen. The money belongs to John. Money के बारे में
और सब्जेक्ट है मनी पहले सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे द मनी विच बिलोंग्स टू जॉन इज इन द किचन. द मनी विच बिलोंग्स टू जॉन इज इन द किचन. अगला सेंटेंस देखिए. द टेबल गॉट ब्रोकन. द टेबल वॉज माई ग्रैंड मदर्स. टेबल के बारे में. द टेबल दैट या विच दोनों में से कुछ एक लगा सकते हैं. दैट बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन. द टेबल दैट बिलोंग्ड या दैट वॉज माई ग्रैंड मदर्स वॉज गॉट ब्रोकन. द टेबल विच वॉज माई ग्रैंड मदर्स गॉट ब्रोकन. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. द कस्टमर लाइक्ड द वेटर. द वेटर वॉज वेरी फ्रेंडली. The customer liked the waiter who was very friendly. The customer liked the waiter who was very friendly. Next example देखिए. We broke the computer. The computer belonged to my father. We broke the computer which belonged to my father. एक और example है. I dropped a glass. The glass was new. I dropped the glass which was new. And the last example is the waiter was rude. The waiter was wearing a blue shirt. The waiter who was wearing a blue shirt was rude. The waiter who was wearing a blue shirt was rude. Dear students, देखा आपने relative clauses कितनी interesting चीज़ है, कितनी useful चीज़ है कि एक sentence में कोई ऐसा noun जिसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाहें तो आप एक रिलेटिव क्लॉज की मदद से दे सकते हैं. और रिलेटिव क्लॉज पर्सन के लिए हु से स्टार्ट होती है, चीज़ों के लिए विच और दैट के साथ, टाइम या जगह के लिए व्हेन के साथ या वेयर के साथ, और पोजेशन शो करने के लिए हु या हुज के साथ, हुज या हुम के साथ.